मेरी बहू ने एक दिन बिल्कुल शांत स्वर में कहा कि यह घर बहुत सुंदर है और अब उसके माता पिता और उसकी बहन भी यहाँ आकर रहेंगे। उस समय मेरे हाथ में चाय का कप था और मैं उसके सामने बैठी थी। वह बिना मेरी आंखों में देखे अपने दुपट्टे का किनारा सहला रही थी और जैसे कोई साधारण बात हो वैसे कह रही थी कि मम्मी जी, ऊपर की मंजिल पर मम्मी पापा रहेंगे और नीचे डाली दीदी और उनके बच्चे रहेंगे। आप तो सबका स्वागत करोगे ही, यह आपका फर्ज है। उस पल मेरे भीतर जैसे समय ठहर गया। मैंने कप मेज पर रख दिया और उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से मुस्कुराकर सिर्फ इतना पूछा कि पहले ये बताओ, इस घर के कागजात किसके नाम है? कमरे में गहरी खामोशी छा गई। वह खामोशी जो किसी तूफान से पहले नहीं बल्कि किसी सच के सामने आने के बाद उतरती है। यह वही घर था जिसे मैंने अपने खून पसीने से बनाया था। मेरे पति के जाने के बाद जब मेरा बेटा सिर्फ 10 साल का था, तब आधा बना घर और कर्ज का पहाड़ मेरे कंधों पर आ गिरा था। मेरे पास सिर्फ एक पुरानी सिलाई मशीन थी, 2 थके हुए हाथ थे और जीने की जिद थी। मैंने दिन रात मेहनत की, सुबह से रात तक सिलाई की। कभी दुल्हनों के जोड़े बनाए, कभी औरतों के कपड़े सिए, कभी त्योहारों के लिए काम लिया और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके कर्ज चुकाती गई। लोग कहते थे अकेली औरत है, क्या कर लेगी, लेकिन मैंने किसी की बात का जवाब नहीं दिया, बस अपने काम से जवाब देती रही। 12 साल लगे, लेकिन मैंने हर किस्त चुकाई, हर बिल भरा, हर कागज अपने नाम कराया और धीरे धीरे वह अधूरा मकान मेरी जिंदगी की पहचान बन गया। मैंने अपने बेटे को पढ़ाया, उसे अच्छे स्कूल में भेजा, उसकी फीस के लिए कई बार खुद भूखी रही, लेकिन उसे कभी कमी महसूस नहीं होने दी। वह बड़ा हुआ, उसने इंजीनियरिंग की और एक अच्छी नौकरी पाली। उस दिन मुझे लगा कि मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। जब उसकी शादी की बात आई तो मैंने दिल खोलकर सब किया। मैंने अपने गहने तक बेच दिए ताकि शादी में कोई कमी ना रह जाए। जब बहू घर आई तो मैंने उसे पूरे घर का हर कोना दिखाया और मुस्कुरा कर कहा कि यह घर अब तुम्हारा भी है। मुझे लगा था कि वह इस घर को अपना समझेगी और इस परिवार को अपनाएगी। शुरू के कुछ दिन ठीक रहे। वह नम्र थी, मीठा बोलती थी और मैं भी उसे समय देना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। एक दिन मैंने उसे फोन पर बात करते सुना। वह कह रही थी कि घर बड़ा है, सब आराम से रह सकते हैं। उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने साफ साफ अपने इरादे जाहिर कर दिए। उसके बाद जो हुआ, उसने मेरी दुनिया बदल दी। उसके माता पिता बिना बताए सामान लेकर आ गए और सीधे ऊपर की मंजिल पर रहने लगे, जैसे वह घर उनका ही हो। फिर उसकी बहन अपने बच्चों के साथ नीचे रहने लगी। बच्चों की आवाजें घर में गूंजने लगी। रसोई में मेरा समय और बढ़ गया और धीरे धीरे मेरा अपना घर मेरे लिए पराया होता चला गया। मैं उसी घर में एक कोने तक सीमित रह गई, जहाँ कभी हर कोना मेरा हुआ करता था। अब मैं सिर्फ खाना बनाने वाली बनकर रह गई थी। मेरे बेटे का व्यवहार भी बदलने लगा। अब वह मेरी बातों को अनसुना करने लगा। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं छोटी बात को बड़ा बना रही हूँ। उस दिन मेरे दिल में कुछ टूट गया। मैंने उसे देखा और सोचा, यही वह बच्चा है जिसके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन अब वह मुझे समझने के बजाय मुझे गलत ठहराता था। उस रात मैं बहुत रोई, लेकिन अगली सुबह फिर उठी और अपने काम पर चली गई, क्योंकि मुझे पता था कि जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। धीरे धीरे हालात और बिगड़ने लगे। मेरे ही घर में मेरे खिलाफ बातें होने लगी। मुझे स्वार्थी कहा गया। मुझे यह तक कहा गया कि मैं परिवार को तोड़ रही हूँ, जबकि सच यह था कि मैं सिर्फ अपना हक बचाना चाहती थी। फिर एक दिन एक पत्र आया जिसमें यह लिखा था कि मुझे यह घर अपने बेटे के नाम कर देना चाहिए ताकि परिवार में शांति बनी रहे। वह पत्र पढ़कर मैं बहुत देर तक चुप बैठी रही। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मेरे भीतर कुछ मजबूत भी हो रहा था। उसी पल मैंने तय किया कि अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं एक महिला सहायता केंद्र गई। वहाँ मैंने अपनी पूरी कहानी सुनाई। वहाँ बैठे वकील ने मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा कि कागजात किसके नाम है, और जब मैंने कहा कि मेरे नाम, तो उन्होंने शांत स्वर में कहा, फिर डर किस बात का है। उस एक वाक्य ने मुझे नई ताकत दी। मैंने अपने सारे कागज इकट्ठा किए, हर रसीद, हर प्रमाण पत्र और कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में अदालत से आदेश आया, यह संपत्ति पूरी तरह मेरी है और जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो गैर कानूनी है। जब यह आदेश घर के दरवाजे पर लगाया गया तो सबके चेहरे बदल गए। जो लोग खुद को मालिक समझ रहे थे वे अचानक चुप हो गए। मेरे बेटे ने मुझसे केस वापस लेने को कहा। उसने परिवार की इज्जत की बात की,
लेकिन इस बार मैंने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। मैंने शांत स्वर में कहा कि यह घर मेरी मेहनत का है और मैं इसे किसी के दबाव में नहीं छोड़ूंगी। अंततः 14 दिनों के भीतर सब लोग घर छोड़कर चले गए। वह दिन मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन जरूरी भी था। जब घर खाली हुआ तो हर कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक सुकून था। वह सुकून जो अपने हक को वापस पाने के बाद मिलता है। उस रात मैं अकेली बैठी रही और अपने बीते हुए सालों को याद करती रही। मुझे अपने पति की बातें याद आई। उन्होंने एक बार कहा था कि तुम बहुत मजबूत हो। उस समय मैंने उस बात को हल्के में लिया था, लेकिन आज समझ आया कि मजबूती क्या होती है। कुछ दिनों बाद मेरे बेटे का फोन आया। उसने माफी मांगी। उसकी आवाज में पछतावा था। मैंने उसे माफ कर दिया, क्योंकि माँ का दिल कठोर नहीं होता। लेकिन मैंने यह भी समझ लिया कि खुद का सम्मान सबसे जरूरी होता है। आज मैं फिर से अपनी दुकान चलाती हूँ, पहले की तरह मेहनत करती हूँ, लेकिन अब मेरे भीतर एक अलग आत्मविश्वास है। मैंने यह सीख लिया है कि चुप रहना हमेशा सही नहीं होता और अपने हक के लिए खड़ा होना जरूरी होता है। यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, यह हर उस औरत की कहानी है जिसने सब कुछ दिया और बदले में सिर्फ उम्मीद रखी। लेकिन जब समय आया तो उसने खुद के लिए खड़ा होना सीखा और यह साबित किया कि एक अकेली औरत भी अपने हक की रक्षा कर सकती है और किसी भी अन्याय के सामने झुकने की जरूरत नहीं होती। यही मेरी कहानी है, यही मेरी सच्चाई है और यही मेरी पहचान है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।